वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लू वैन मूवी की शुरुआत हमें एक शो के सीन के साथ दिखाई जाती है, जहां पर इंटरव्यू देने के लिए पुलिस ऑफिसर रणविजय उपस्थित हैं, ताकि वो अपनी लाइफ के बारे में बता पाए कि एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी किस तरह से चलती है, कैसी कैसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो रणविजय सभी को अपने बारे में बताता है कि कहां से मैंने पढ़ाई की, कैसे मुझे जॉब वगैरह मिली। लेकिन तब एक इंटरव्यूअर उससे सवाल करता है कि आपने तो कई सारे केस सॉल्व किए हैं, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल केस कौन सा था जिसे सॉल्व करने में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, बताइए जरा। इस पर रणविजय कहता है कि वैसे तो सारे केस सॉल्व करने आसान नहीं होते, लेकिन जैसा कि आपने स्पेशल सवाल किया है तो हाँ, बिल्कुल एक ऐसा केस था जो मुझे मिला था, जिसे सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। उस केस का नाम था ब्लू वैन। इसके बाद दोस्तों रणविजय उस केस के बारे में जानकारी देना शुरू करता है कि उस केस में आखिर क्या हुआ था। अब केस को समझने के लिए हमें मुलानपुर थाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर ज्योति को किसी का कॉल आता है। वो कह रहा था कि जंगल में एक लड़की की लाश पड़ी है, आप लोग तुरंत यहाँ पर आ जाइए। ये सुनकर ज्योति अपने सीनियर ऑफिसर रणविजय को इसके बारे में बताती है, तो वो ज्योति से कहता है कि पीसीआर और फोरेंसिक टीम को फौरन मौका वारदात पर भेजो, तब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। इसके बाद फोरेंसिक टीम हत्या की जगह पर पहुंचकर लाश को और आसपास की चीजों की जानकारी निकालने में लगी होती है। तो रणविजय वहां पर आने के बाद जिस आदमी ने फोन किया था उससे पूछता है कि यहाँ सिर्फ इस लड़की की लाश थी या कुछ और भी था, बताइए। वो आदमी कहता है कि इस लड़की के साथ एक और लड़का भी यहाँ पर मौजूद था, जिसके सर पे चोट लगी हुई थी और बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था, तो बाकी लोगों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। रणविजय जब लड़की की लाश को देखता है तो उसे पता चलता है कि लड़की पर तेजाब डालकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। दुश्मनी या फिर रिलेशनशिप वगैरह का चक्कर लगता है, या ये भी हो सकता है कि गुस्से में आकर पुराने आशिक ने तेजाब फेंक दिया हो। लेकिन वही वाली बात है ना, इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होता। तो वो ज्योति से कहता है कि सुनो, इस लड़की की अच्छे से जानकारी निकालो और बताओ कि ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तब तक मैं उस लड़के से मिलकर आता हूँ हॉस्पिटल में, जो इस लड़की के साथ मौजूद था। वो हमें काफी कुछ बता सकता है इस केस के बारे में। कुछ देर के बाद जब उस लड़के को होश आता है तो वो अपने पिता के साथ रणविजय से मिलने आता है। रणविजय के पूछने पर वो लड़का अपना नाम अर्जुन बताता है और कहता है कि सर, जिस लड़की की जान गई है वो मेरी मंगेतर सिमरत थी। पिछले हफ्ते ही हमारी मंगनी हुई थी, तो हम पार्क में घूमने निकले थे, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने हम पर हमला कर दिया, जिससे मैं और सिमरत दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, जहां मुझे सिमरत की हालत के बारे में पता चला। रणविजय कहता है कि तो क्या तुम लोगों का कोई दुश्मन वगैरह था जिस पर तुम्हें मतलब शक हो कि वो ऐसा कर सकता है? लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है कि नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो रणविजय उसको भी इजीली जाने देता है, ये कहते हुए कि अगर दोबारा जरूरत पड़े तो आपको आना होगा, ठीक है। अब ज्योति रणविजय को बताती है कि मैंने सिमरत के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि सिमरन की सिर्फ माँ है, पिता का बचपन में देहांत हो गया था। इसके अलावा उसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है। तो रणविजय कहता है ठीक है, एक काम करो, तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ जाओ, तब तक मैं सिमरत की माँ से मिलकर आता हूँ। तो दोस्तों, अब ज्योति जब डॉक्टर के पास आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए, तो डॉक्टर उसे बताती है कि सिमरत के सर पर चोट का निशान था, साथ ही उस पर तेजाब भी फेंका गया। लेकिन इन दोनों कारणों की वजह से सिमरत की जान नहीं गई। उसकी जान तो गला घोंटने की वजह से गई है। किसी ने उसका गला घोंटकर उसको मारा है और फिर चेहरा बिगाड़ने के लिए उस पर तेजाब गिरा दिया। ऊपर से सिमरत के जो कपड़े मिले हैं उसमें सिर्फ सिमरत का नहीं बल्कि किसी और लड़की का भी खून मौजूद है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो लड़की सिमरत को मार रही होगी, ये भी हो सकता है वो उसको बचाने की कोशिश कर रही होगी लेकिन बची नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी अनजान लड़की का खून उसके कपड़े से मिला है। अब इसके पीछे क्या राज है वो तो तुम्हें मालूम करना होगा। फिर दोस्तों, इस बारे में ज्योति सीधे रणविजय को बताती है। तो रणविजय सिमरत की माँ से मिलने के लिए जाता है। वो कहती है सिमरत की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, 6 महीने पहले उसका दूसरे लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ था, लेकिन ये ब्रेकअप दोनों की सहमति से हुआ था। उसके बाद दोनों ने कभी बात तक नहीं की। ये सारी बातें जानकर रणविजय पुलिस स्टेशन कॉल करता है, जहाँ एक कांस्टेबल कहता है कि सर जल्दी आ जाओ, अर्जुन आ गया है खुद को सरेंडर करने के लिए। उसका कहना है कि उसने सिमरत को मारा है। रणविजय हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो जांच ढंग से शुरू भी नहीं की और कातिल सरेंडर करने को आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पुलिस स्टेशन आकर अर्जुन से कहता है कि बताओ तुमने सिमरत को क्यों मारा। वो कहता है कि मुझसे मंगनी होने के बाद भी सिमरत अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की तो वो मुझे धमकाने लगी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रणविजय को दोस्तों डाउट तो लगी रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तो वो अर्जुन को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर देता है। मीडिया में खूब पुलिस की तारीफ होती है कि बताओ कितनी जल्दी पुलिस ने केस सॉल्व भी कर लिया। अब केस सॉल्व होने की वजह से रणविजय अपने गाँव आता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ ही रहता है। वहीं पर उसकी माँ हमेशा उसको बुलाया करती थी, लेकिन बिजी होने की वजह से रणविजय जल्दी गाँव जा ही नहीं पाता था। लेकिन अब इतने दिनों के बाद गाँव आकर
रणविजय को काफी अच्छा महसूस होता है। साथ ही उसके पुराने दोस्त होते हैं, उनसे मिलकर भी उसे अच्छा लगता है। लेकिन इस बार भी दोस्तों रणविजय ज्यादा टाइम के लिए रुकता नहीं। एक रात भी गुजरी नहीं होती कि ज्योति उसे फोन करके कह देती कि सर जल्दी यहाँ पर आ जाओ, एक और हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें भी लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया, साथ में एक लड़का बेहोश मिला है बगल में, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। अब दोस्तों रणविजय की खोपड़ी खराब कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक जैसे दो क्राइम, इम्पॉसिबल। वो तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ से लड़की की लाश मिली थी। सब कुछ, सारी चीजें दोस्तों पहले के जैसी होती। लड़का बच गया, वो हॉस्पिटल में, लड़की पर तेजाब फेंका गया। तो अब इन दोनों केस में रणविजय को लाश के पास से किसी वैन के टायर के निशान भी मिलते हैं। फिर इस केस में भी लड़के के होश आने के बाद वो भी अर्जुन की तरह सेम कहता है कि मैं और मेरी पत्नी प्रीति जब घूम रहे थे तभी किसी ने हमारे ऊपर पीछे से हमला कर दिया, और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। अब प्रीति की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर रणविजय से कहती है कि सिमरत और प्रीति के केस में 99% सिमिलैरिटी है, सिवाय एक चीज के, वो ये है कि सिमरत की जान गला घोंटने से गई थी, लेकिन प्रीति की किसी धारदार चीज से कई बार गर्दन पर वार करके उसे मारा गया। साथ ही प्रीति के कपड़े पर भी किसी दूसरी लड़की का खून मिला है, लेकिन सिमरत के कपड़े से मिला खून और प्रीति के कपड़े पर मिला खून दोनों एक इंसान का नहीं है, दोनों अलग अलग लड़कियां हैं। रणविजय को समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। सिमरत के केस में अर्जुन सरेंडर करने आ गया, कहीं प्रीति के केस में भी कोई दूसरा बंदा सरेंडर करने ना आ जाए। अब वो ज्योति से कहता है कि ज्योति तुम सिमरत और प्रीति दोनों की अच्छे से जानकारी निकालो, कुछ ना कुछ तो दोनों में सेम लग रहा है मुझे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब ज्योति कुछ जानकारी निकाल पाती, इससे पहले ही दोस्तों पुलिस स्टेशन में प्रीति का चाचा आकर कह देता है कि मैं खुद को सरेंडर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ही प्रीति को मारा। और रणविजय चला जाता है सीधे शॉक में, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। लेकिन आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि दोनों का केस एकदम सेम हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका हत्यारा भी एक ही है। तो वो प्रीति के चाचा से भी कारण पूछता है कि तुमने अपनी भतीजी को क्यों मारा। चाचा बताता है कि प्रीति मेरे बड़े भाई की बेटी है, प्रीति के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तभी से मैंने उसको अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, हर खुशियां देने की कोशिश की, लेकिन प्रीति को ये राज नहीं आया, वो कभी भी मुझे अपना पिता नहीं मान रही थी। मैंने अपने बेटे की शादी प्रीति से करवाना चाहिए, लेकिन इस प्रीति ने भागकर दूसरे से शादी कर ली, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और फिर गुस्से में मैंने प्रीति के साथ साथ उसके पति को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। दोस्तों ये सुनकर पुलिस वाले प्रीति के चाचा को भी जेल में डाल देते हैं। अब केस के हिसाब से तो सब चीजें सॉल्व हो गई, दोनों लड़कियों के हत्यारों ने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन रणविजय को शांति नहीं मिलती। कहता है कुछ तो बात है जो सामने है लेकिन नजर नहीं आ रही। कांस्टेबल कहता है कि सर इतने टेंशन क्यों लेते हो, बैठे बैठे केस सॉल्व हो गया और क्या दिक्कत है, और क्या चाहिए हमें। रणविजय कहता है कि बैठे बैठे लड़कियों की हत्या भी तो हो रही है, हमें ये केस क्लोज नहीं करना है जब तक असली अपराधी पकड़ा नहीं जाता। जाओ और मैंने जो कहा है उसके बारे में जानकारी निकालो, ये चेक करो कि सिमरत और प्रीति का कोई कनेक्शन था या फिर नहीं। अब रणविजय कंट्रोल रूम में आकर कॉल करके कहता है कि पिछले कुछ दिनों में जितनी लड़कियां गायब हुई है या उनकी हत्या हुई है, ऐसे जो भी मामले हैं उन सभी की रिपोर्ट्स मुझे तुरंत सेंड करो। अगले सीन में रणविजय की माँ उसे फोन करके कहती है कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है। रणविजय सारा काम छोड़कर तुरंत घर के लिए निकल जाता है, लेकिन असल में दोस्तों रणविजय की माँ बीमार नहीं थी, वो तो बस उसको बुला रही थी ताकि बहाने से वो लड़कियों की फोटो उसको दिखा पाए। अब माँ तो माँ होती है ना, उसको पता था कि मेरा बेटा लड़की का नाम सुनकर तो आएगा नहीं, और जब उसको मैं ये बताऊंगी कि मेरी तबीयत खराब है तो वो पक्का आएगा। और माँ का प्लान काम कर जाता है, वो भी दौड़ा दौड़ा चलाता है दोस्तों। अब जैसे वो घर आता है ना, उसकी माँ उससे कहती है कि देख बेटा माफ कर देना, तुझे झूठ बोलकर बुलाना पड़ा मुझे, लेकिन मैं कुछ लड़कियों की फोटोज लेकर आई हूँ, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर ले, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। वैसे भी अकेले रहते रहते मैं थक गई हूँ घर पर, मुझे भी तो कोई ऐसा चाहिए ना जो मेरा ख्याल रख पाए, मुझसे बातें करे, दवा वगैरह का ध्यान दे मेरी। रणविजय कहता है कि माँ आप भी ना, आपको पता है क्या मैं कितना डर गया था। देखिए अभी एक बहुत जरूरी केस में मैं फंसा हुआ हूँ, प्लीज मैं अभी वो केस सॉल्व करके आऊंगा, उसके बाद ही आपसे बात करूंगा। जिसके बाद दोस्तों वापस रणविजय केस की फाइल्स को चेक करने में लग जाता है, लेकिन तब उसका दोस्त वहां पर आकर कहता है कि देख यार अब गांव आ ही गया है तो हमारे साथ क्रिकेट भी खेल ले, काफी टाइम हो गया साथ खेले हुए, तेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चल रणविजय भी सोचता है कि चलो थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि दोस्तों अक्सर होता है कि किसी काम में अगर हम काफी टाइम से फंसे हुए हैं और फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जाना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, और यही चीज रणविजय भी कर रहा होता है। अच्छे से दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने के बाद दोबारा घर आ जाता है। फिर ज्योति रणविजय को फोन करके कहती है सर आपने बिल्कुल सही कहा था, सिमरत और प्रीति में एक कनेक्शन है, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के मोबाइल में इंदर नाम के लड़के का नंबर भी सेव है।
तो रणविजय कहता है तुरंत कांटेक्ट करो इसे और पुलिस स्टेशन बुलाओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। लेकिन तभी रणविजय को उसका सीनियर कॉल करके कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब दोनों केस के अपराधी ने खुद को सरेंडर कर दिया है तो तुम केस को दोबारा क्यों कर रहे हो उसमें छेड़खानी। 1000 केस पेंडिंग पड़े हुए, उन पर ध्यान दो, इसीलिए आज ही क्या आज ये दोनों केस क्लोज हो जाने चाहिए बस। रणविजय को बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, सीनियर्स की बात को तो टाल नहीं सकता। अब रणविजय जैसे पुलिस स्टेशन आता है वहाँ इंदर पहुंच जाता है। वो भी कुछ यहाँ दोस्तों पता है क्या, सरेंडर करने के लिए आया था। उसका कहना होता है कि सिमरत और प्रीति को मैं नहीं मारा तो मुझे जेल में डाल दो। मैं सिमरत से प्यार करता था, लेकिन उसने प्रीति के साथ मिलकर मेरा सबके सामने मजाक बनाया, इसीलिए मैंने दोनों की जान ले ली। रणविजय भी सोचता है कि क्या कोई लॉटरी लग रही है क्या, जो इस तरह सभी कह रहे हैं कि मैंने मारा मैंने मारा। तो वो भी कहता है कि ठीक है डालो इसको जेल में, और अर्जुन और प्रीति के चाचा के पेपर्स को रेडी करके उन्हें रिहा कर दो जाओ। अब ये केस क्लोज हो चुका है। दोस्तों रणविजय ने लोगों के सामने तो केस क्लोज कर दिया था, लेकिन अब वो अनऑफिशियल तरीके से इस केस को क्लोज नहीं दोबारा सॉल्व करने जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इंदर भी असली अपराधी नहीं है, कोई तो ऐसा है जो मजबूरी का फायदा उठाते हुए इन लोगों को जानबूझकर ये कहने के लिए कह रहा है। तो रणविजय अपने हिसाब से केस सॉल्व करने में लग जाता है। वो 2 अलग अलग परिवारों के पास जाता है और उनके खून के सैंपल्स मांगता है, जो उसको देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। इसके बाद वो सारे क्लूज को अच्छे से चेक करता है कि कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो रही। तब सारी चीजों को दोबारा से देखने के बाद रणविजय आखिरकार इस केस की पूरी गुत्थी को सुलझा देता है और सबसे पहले इंदर के पास आता है। उससे कहता है कि देख, मुझे नवनीत के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए और ज्यादा झूठ बोलने का कुछ फायदा नहीं होगा। जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये बातें सुनकर दोस्तों इंदर परेशान हो जाता है कि रणविजय को सब कैसे पता चल गया। रणविजय कहता है कि बेटा तूने बाकियों को कहाँ छुपा के रखा हुआ है, बता दे चुपचाप, देख अच्छा नहीं होगा वरना। तो इंदर डरते हुए उसको एक पुराने घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर 4 लड़कियां मौजूद होती है। अब ये कौन है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद उस कमरे में एक लड़की आती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति है दोस्तों, वही पुलिस ऑफिसर जो रणविजय के साथ काम करती है। ज्योति कहती है मैंने जो किया वो अपनी बहन नवनीत के लिए किया, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों आइए थोड़ा राज उठाते हैं पर्दे से, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या हुआ था इस केस में। तो ज्योति के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। नवनीत ज्योति की छोटी बहन थी, लेकिन ज्योति ने उसे अपनी बहन कम बल्कि बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वो उसको हर खुशियां देती ताकि नवनीत को कभी कोई परेशानी ना हो। नवनीत एक डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ज्योति ने एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवा लिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कॉलेज में आते ही नवनीत के सीनियर्स जो कि सिमरत और प्रीति थे, उन्होंने नवनीत की रैगिंग करना शुरू कर दिया। वो लोग उसको इतना परेशान करते थे कि बेचारी नवनीत डिप्रेशन का शिकार हो गई। ये लोग तो यहीं पर नहीं रुके, इन लोगों ने तो उसके कुछ प्राइवेट वीडियोस पूरे कॉलेज में सर्कुलर कर दिए। इस चीज का सदमा नवनीत सह नहीं पाई और उसने खुद की जान दे दी। जब ज्योति को इसके बारे में पता चला तो उसका दिल टूट गया। सिमरत और प्रीति ने बेचारी नवनीत के मन में इस कदर डर बैठा दिया था कि वो अपनी खुद की बहन जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी उसको तक नहीं बता पाई कि कॉलेज में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ज्योति को पता था कि कानून के हाथ में ये केस गया तो जमाना लग जाएगा, इंसाफ मिलते मिलते वो भी कभी मिलेगा या फिर नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ज्योति ने खुद डिसाइड किया कि वो खुद अपनी बहन को इंसाफ दिलाएगी। उसने इंदर के साथ मिलकर सबसे पहले नवनीत की लाश पर एसिड डालकर उसको एक जगह दफना दिया ताकि दुनिया को पता ना चल पाए कि नवनीत मर चुकी है। इंदर नवनीत को पसंद करता था तो वो भी ज्योति का साथ देने के लिए तैयार हो गया। ज्योति ने ऐसा प्लान बनाया कि वो दुनिया की नजरों में सिमरत और प्रीति को मरा हुआ बता देगी और अलग जगह पर बंदी बनाकर जिंदगी भर दोनों को टॉर्चर करेगी। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने सबसे पहले तो सिमरत और प्रीति को अपहरण किया और उनको बंदी बना लिया। फिर 2 लड़कियों की लाशें मुर्दा घर से चुरा कर उन पर एसिड डाल दिया ताकि लाश पहचान में न आए और दोनों लाशों को सिमरत और प्रीति के कपड़े पहना दिए। इसके बाद जब रणविजय ने अपनी तरफ से जानकारी निकालने की कोशिश की तो सबसे पहला डाउट उसका इस चीज पर गया कि सिमरत और प्रीति के कपड़े पर किसी दूसरी लड़की का खून कैसे आ गया। जिसके बाद उसको ये पता लगा कि मुर्दा घर से 2 लड़कियों की लाशें गायब हुई है। तो उसने उन दोनों लड़कियों के घर वालों से मिलकर उनका डीएनए लिया जो कि लाश से मैच हो गया, क्योंकि लाश तो सिमरत और प्रीति की थी ही नहीं बल्कि चुराई हुई लड़कियों की लाशें थी। इसीलिए पोस्टमार्टम में लाश के कपड़ों पर किसी दूसरी लड़की का खून मिला और जो खून मिला था वो असली सिमरत और प्रीति के घर वालों से बिल्कुल मैच कर गया, क्योंकि कपड़े तो असली सिमरत और प्रीति के ही थे। इसके बाद रणविजय को जब पता चला कि सिमरत और प्रीति एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ से उसे नवनीत के बारे में पता चला। काफी चीजें पता चली उसको, मतलब ये भी कि सिमरत और प्रीति ने उसके साथ क्या क्या किया। तो रणविजय को शक था ही कि डिपार्टमेंट का ही कोई ऐसा है जो अपराधी के साथ मिला हुआ है। तो जब केस बंद हो गया था उसके बाद जब रणविजय ने दोबारा जानकारी निकाली
तब उसको पता चल गया कि नवनीत ज्योति की बहन थी। तो रणविजय का सारा शक उस पर गया कि वही हो सकती है मास्टरमाइंड, और इंदर से थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने सब कुछ बता दिया कि क्या प्लान बनाया गया था। तो आखिर में एक चीज छूट रही थी कि अर्जुन और प्रीति के चाचा ने सरेंडर क्यों किया। इसका भी जवाब रणविजय को इंदर से ही मिलता है, क्योंकि इंदर और ज्योति ने सिमरत और प्रीति के साथ साथ अर्जुन की बहन और प्रीति के चाचा की खुद की बेटी का भी अपहरण किया था और उन्हें मार डालने की धमकी दी थी। इसीलिए अर्जुन ने सिमरत के लिए और प्रीति के चाचा ने अपनी खुद की बेटी को बचाने के लिए सरेंडर कर दिया, और जिसका भी अपहरण ज्योति और इंदर करते वो ब्लू वैन में सवार होकर करते। इसी वजह से केस का नाम ब्लू वैन पर गया। साथ ही इंदर ने खुद को इसीलिए सरेंडर किया ताकि इन सब में ज्योति का नाम ना आए। दोस्तों जानता हूँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई एंडिंग, लेकिन एक बार वापस से सुनने में आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की सिंपल वर्ड्स में समझाने की, और वैसे आप बहुत तेज हो। अब इस केस को सॉल्व करने की वजह से सीनियर जो थे ना, वो रणविजय की बहुत तारीफ करते हैं और उसका प्रमोशन करते हुए सीधे उसे क्राइम ब्रांच ऑफिसर बना देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में रणविजय का इंटरव्यू पूरा हो जाता है, तो सारे इंटरव्यूअर्स उसकी खूब तारीफ करते हैं कि सच में पुलिस की नौकरी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। रणविजय कहता है कि बात तो सही है वैसे, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।